दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस सीरीज का नाम है नवरसा, मतलब नौरस। यानी इस सीरीज के हर एक एपिसोड में इंसानों के डिफरेंट इमोशंस को दिखाया जाता है, जैसे प्यार, गुस्सा, करुणा, डर, घृणा, साहस, हंसी, आश्चर्य और शांति। और हर एक एपिसोड में आपको काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं और आज हम इस पूरी सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक औरत और एक आदमी को पैरेलली दिखाया जाता है। उस औरत का नाम है सावित्री और उस आदमी का नाम है धीना। सावित्री अपने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि धीना सावित्री के घर आता है और सावित्री का हस्बैंड यानी शिवरामन से कुछ बात करने के लिए रूम में चले जाता है। फिर सावित्री चाय बनाने के लिए किचन जाती है और तभी सावित्री का बेटा वरुण उसे फोन करता है। दरअसल कुछ दिनों में वरुण की शादी होने वाली है और उसी के रिलेटेड वो दोनों बातें करते हैं। खैर, फोन कट होने के बाद जब सावित्री हॉल में जाती है तो ऐसा लगता है मानो घर में सन्नाटा छा गया हो। उसे थोड़ी घबराहट होने लगती है। फिर वो धीरे धीरे शिवरामन के रूम की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी धीना झटके से कमरे का दरवाजा खोलता है और वो थोड़ा सा घबराया सा लग रहा था, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर सावित्री रूम में जाती है और रूम की हालत देखकर वो चिल्लाने लगती है। दरअसल उस रूम में शिवरामन की लाश होती है। ये देखकर सावित्री खूब रोने लगती है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि धीना का फ्रेंड डोराई उसे और उसकी पत्नी को बस में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। जब वो तीनों बस में बैठ जाते हैं तो धीना की वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम वहाँ उससे मिलने गए थे या उसे मारने? क्या उसे मारने से तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा? खैर, अब इधर शिवरामन का अंतिम संस्कार होता है और हम देखते हैं कि सावित्री का बेटा वरुण भी घर आ चुका है और इधर डोराई धीना को किसी के घर लेकर जाता है ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना पाए। और इस घर में एक आदमी और एक बूढ़ी औरत होती है और उस आदमी की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कई दिनों से बीमार हो। वो आदमी धीना से हमेशा सवाल करता रहता है कि तुम कब तक यहाँ रहोगे और तुमने क्या किया है। और सवाल करने के बाद वो अजीब सा गाना गाने लगता है। जब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है तब एक दिन धीना उसे सच बता देता है और कहता है कि मैंने एक आदमी का खून किया है, इसलिए मैं यहाँ पुलिस से छुपने के लिए आया हूँ। लेकिन वो आदमी धीना से कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई हत्यारा नजर नहीं आता, भला तुम कैसे किसी को मार सकते हो। फिर धीना उसे अपनी कहानी बताता है कि 3 हफ्ते पहले इसके भाई की मौत हो जाती है और इसके भाई ने लोन ले रखा था ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोन के पैसे भी कम पड़ गए, इसलिए उसने अपनी प्रॉपर्टी बेचने का सोचा ताकि वो दूसरों की जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन पैसा ना होने के कारण धीना का भाई बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाता है और इसलिए वो एक दिन फैसला करता है कि वो इस जिंदगी को अलविदा कह देगा और वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन धीना को लगता है कि उसके भाई ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका किसी ने मर्डर किया है और ये इल्जाम वो शिवरामन पर डालता है। मतलब धीना की नजर में शिवरामन ही उसके भाई का कातिल है। फिर धीना बताता है कि उस दिन वो उसे मारने नहीं बल्कि उससे बात करने के लिए गया था कि क्यों उसने मेरे भाई का खून किया। लेकिन फिर वो बातों ही बातों में मेरे भाई को उल्टा सीधा कहने लगता है और गुस्से में आकर मैंने किसी चीज से उसके सर पर वार कर दिया और जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस तरफ सावित्री मंदिर जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन नियम के अनुसार किसी भी विधवा औरतों को मंदिर जाना अलाउड नहीं होता। लेकिन फिर भी सावित्री मंदिर के लिए निकल जाती है और जैसे ही इसके बारे में धीना को पता चलता है तो वो भी मंदिर के लिए निकल जाता है। अब मंदिर में पहुंचते ही सावित्री जैसे ही धीना से मिलती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। तो इस पर धीना कहता है कि मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आया हूँ, आप मुझे माफ कर दो, उसके बाद मैं नर्क में भी जाने को तैयार हूँ। अब सावित्री रोने लगती है और उसे बताती है कि कुछ सालों पहले सावित्री और शिवरामन के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से ये दोनों अभी तक आपस में बात नहीं करते थे। अब वो बोलती है कि अगर उस दिन मैं उस कमरे में होती तो शिवरामन की मौत नहीं होती और मैं तुम्हें रोक लेती। और इस तरह से सावित्री भी अपने गुनाह का पश्चाताप करती है और सावित्री धीना को भी माफ कर देती है और धीना भी हाथ जोड़कर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जिसका नाम है समर ऑफ 92 और इसकी कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी की शुरुआत में हमें वेलुस्वामी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो प्रोफेशनली एक एक्टर और मिनिस्टर होता है और ये फिलहाल अभी अपने गांव जा रहा है। वेलुस्वामी का पूरा बचपन इसी गांव में गुजरा है और इस बार जिस स्कूल में वेलुस्वामी पढ़ते थे उसी स्कूल ने इसे एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया होता है। खैर, जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली स्टेज पर बुलाया जाता है
और इस स्टेज पर एक बूढ़ी औरत अपना सर झुकाकर बैठी होती है। दरअसल इस औरत की बात करें तो ये स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी है और इसी स्कूल में पढ़ाती है और इसका नाम है लक्ष्मी। फिर वेलुस्वामी को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। फिर वेलुस्वामी सब बच्चों को अपने बचपन की कुछ कहानियां सुनाने लगता है कि कैसे उसे 4 बार 9th क्लास में ही फेल कर दिया गया और उसके बाद वो आगे पढ़ाई नहीं कर सके। फिर वो बताते हैं कि एक दिन वो और उसके कुछ दोस्त एक टीचर के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी वेलुस्वामी उस टीचर के घर के पास आम का पेड़ लगा देखता है, तो ये देखते ही वो पत्थर से उस आम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पत्थर जाकर उस टीचर की माँ के सर पर लग जाता है और ये देखते ही वेलुस्वामी और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी उनका टीचर उसे देख लेता है और इसी के चलते वो टीचर वेलुस्वामी को एग्जाम में फेल कर देता है। खैर, दूसरे साल वेलुस्वामी अपने दोस्त के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो नए जूते पहनकर खेल रहा होता है। तो वेलुस्वामी उस लड़के को अपने पास बुलाता है और उसके नए जूते दिखाने को कहता है। तो इस पर वो लड़का अपना एक नया जूता निकालकर उसे दे देता है। तो फिर वेलुस्वामी और उसके दोस्त उस जूते से फुटबॉल खेलने लगते हैं। लेकिन तभी लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और उसी समय एक टीचर आता है और सभी बच्चों को क्लास में जाने के लिए कहता है और वीनू के सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। पर टीचर की आवाज वेलुस्वामी के कानों तक नहीं जाती और वो अपनी ही धुन में खेल रहा होता है और गलती से वेलुस्वामी उस टीचर को धक्का दे देता है, जिससे उसे काफी चोट आती है और इसने भी वेलुस्वामी को एग्जाम में फेल कर दिया। खैर, नेक्स्ट ईयर एक पहलवान जैसा टीचर आता है जिसका नाम है षणमुगम। लेकिन पता नहीं क्यों षणमुगम को वेलुस्वामी से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्लास में जाते ही वो सबसे पहले वेलुस्वामी से ही सवाल करता था और क्योंकि वेलुस्वामी पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होता है इसलिए हर बार उसे ही पनिशमेंट मिलना तय था और वेणु भी उस टीचर से काफी चिढ़ता था। पर एक दिन षणमुगम एक फीमेल टीचर से हंसते हुए बातें कर रहा था और उसे ऐसा करते वेलुस्वामी देख लेता है और फिर क्या था, वेलुस्वामी के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रात में स्कूल के वॉशरूम और ग्राउंड में षणमुगम और उस टीचर के बारे में उल्टा सीधा लिख देता है। खैर, दूसरी सुबह जब सब स्कूल आते हैं तो सबकी नजर उस पर पड़ती है और तभी स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है और वो भी ये सारी चीजें देख लेता है। अब इधर ये सब देखकर वो टीचर भी रोने लगती है और वेलुस्वामी की इस हरकत की वजह से ये खबर आग की तरह गांव में फैल जाती है। जब भी षणमुगम मार्केट में जाता तो लोग उसे उसी टीचर के नाम से चिढ़ाने लगते। खैर, दूसरे सीन में हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि उसके लिए ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। पर तभी प्रिंसिपल के ऑफिस में षणमुगम आता है और प्रिंसिपल को ये सारी बातें बताता है। तो इस पर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मुझे ये सब पहले से ही पता है, लेकिन आखिर उस आदमी को ढूंढे कैसे जिसने ये हरकत करी है। तो इस पर षणमुगम कहता है कि जिस किसी ने भी ये लिखा होगा वो जरूर पढ़ाई में कमजोर होगा, क्योंकि उसने काफी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं। तो प्रिंसिपल और षणमुगम डिसाइड करते हैं कि वो 5th क्लास से 10th क्लास तक एक डिक्टेशन का टेस्ट रखेंगे और उस टेस्ट के बाद टीचर को पता चल जाता है कि ये हरकत करने वाला वेलुस्वामी ही है, क्योंकि उसने टेस्ट में काफी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स की होती हैं। फिर षणमुगम उसे मारता हुआ प्रिंसिपल ऑफिस लाता है और उसके बाद वेलुस्वामी को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है लक्ष्मी के घर की तरफ, जहां उसके घर के बाहर एक कुत्ता होता है जो लक्ष्मी को किसी चर्च के पास मिला था। अब उनके घर पर एक मैरिज ब्रोकर आया होता है और वो बहुत ही मुश्किल से लक्ष्मी के लिए एक रिश्ता लेकर आता है। तो ये ब्रोकर प्रिंसिपल को उस लड़के के बारे में बताने लगता है कि वो लड़का बहुत ही शरीफ है और वो ब्राह्मण जाति का है। अब उस ब्रोकर की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल साहब इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। फिर जैसे ही वो ब्रोकर जाने लगता है तो वो प्रिंसिपल साहब से कहता है कि देखिए सर, ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल से मिला है और इस कुत्ते की वजह से ये रिश्ता टूट ना जाए, इसलिए लड़के वाले के यहाँ आने से पहले इस कुत्ते को ठिकाने लगा दो। अब ऐसा वो क्यों बोल रहा है वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि मैंने भी बहुत बार इस कुत्ते को भगाने का ट्राई किया और एक बार तो उसके खाने में जहर भी मिला दिया, लेकिन उसने खाना खाया ही नहीं। फिर दूसरे दिन जब प्रिंसिपल साहब स्कूल जाते हैं तो एक टीचर के साथ ये सारी बातें शेयर करते हैं। तो इस पर वो टीचर प्रिंसिपल साहब को एक आइडिया देता है। वो टीचर बोलता है कि ये काम वेलुस्वामी से अच्छा कोई और नहीं कर सकता। हाँ, वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, लेकिन इन सब कामों में उसका दिमाग काफी तेज चलता है। तो उस टीचर की बात सुनकर प्रिंसिपल साहब वेलुस्वामी से मिलने चले जाते हैं और उसे उस कुत्ते के बारे में बताते हैं। तो वेलुस्वामी इस पर अपना दिमाग चलाता है और प्रिंसिपल से कहता है कि मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे 9th क्लास के एग्जाम में पास करना होगा। तो प्रिंसिपल साहब मान जाते हैं और उसी शाम लक्ष्मी और उसकी माँ मंदिर गई होती है। तब प्रिंसिपल वेलुस्वामी और उसके दोस्तों को घर बुलाते हैं
और उस वक्त वो कुत्ता आराम से बेड पर सो रहा होता है और मौका देखते ही वेलुस्वामी उस कुत्ते को दबोच लेता है और उसे लेकर गांव के बाहर चले जाता है। खैर, मंदिर से घर आने के बाद लक्ष्मी उस कुत्ते को ढूंढने लगती है, लेकिन वो कुत्ता उसे नहीं मिलता। तो इसके बारे में वो अपने पापा से पूछती है, तो प्रिंसिपल साहब बताते हैं कि उन्होंने भी उसे नहीं देखा। अब इस तरफ वेलुस्वामी और उसके दोस्त उस कुत्ते को टोकरी में भरकर गांव से बहुत दूर छोड़ने चले जाते हैं और इधर लक्ष्मी के घर में लड़के वाले भी आ चुके हैं। फिर उन दोनों की शादी की बातें चलती हैं, लेकिन इस तरफ वो कुत्ता उस टोकरी में से भाग जाता है और पास ही के एक नाली में कूद जाता है। अब ये देखकर वेलुस्वामी और उसके दोस्त उसके पीछे नहीं जाते और धीरे धीरे वो कुत्ता पानी के अंदर डूबने लगता है, लेकिन वेलुस्वामी उसे बचाने नहीं जाता। फिर थोड़ी देर बाद वो कुत्ता नाली से निकल जाता है और एक टेम्पो में बैठ जाता है। अब ये देखकर वेलुस्वामी और उसके दोस्त उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाते। अब इधर लक्ष्मी की शादी पक्की होने वाली ही होती है कि तभी वो कुत्ता घर में आ जाता है और घर के बीचों बीच जाकर अपना शरीर हिलाने लगता है, जिससे वो सारा कीचड़ सबके शरीर पर पड़ जाता है। अब लड़के वाले ठहरे ब्राह्मण, इसलिए वो शादी टूट जाती है और वो प्रिंसिपल फिर से वेलुस्वामी को फेल कर देते हैं। खैर, अब ये कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वेलुस्वामी लक्ष्मी के पास जाकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई। इस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम गांव से बाहर नहीं जाते तो आज तुम इतने बड़े आदमी नहीं बन पाते। तो इस बात पर मुस्कुराते हुए वेलुस्वामी लक्ष्मी के पैर छूने लगता है, पर तभी लक्ष्मी धीमी आवाज से वेलुस्वामी से कहती है कि मेरी शादी तो टूट गई, लेकिन वो बदबू अभी तक हमारे घर से नहीं गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और इसका नाम है प्रोजेक्ट अग्नि और इस एपिसोड का थीम है वंडर। मतलब इस एपिसोड में हमें काफी सारे सरप्राइजिंग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, जिससे आपको इस एपिसोड की कहानी को समझने में आसानी होगी। दरअसल हमारे दिमाग में 2 माइंड होते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, जिससे हम अपने डेली के काम करते हैं, मतलब जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो है कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, और इसके जरिए आप बहुत सारे मिरेकल्स कर सकते हैं। इस एपिसोड में काफी ज्यादा साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं, तो इसलिए इसे ध्यान से देखना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें विष्णु नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि विष्णु कैमरा ऑन करके कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और वो बोलता है कि मुझे एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ है और मैं एक अलग दुनिया में जा चुका था, जिसमें मैंने अपनी सारी जिंदगी एक्सपीरियंस कर लिया। अब हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि विष्णु की एक वाइफ होती है जिसका नाम है लक्ष्मी और उसका एक बेटा भी होता है। लेकिन विष्णु हर समय अपने काम के बारे में सोचता रहता है और वो ज्यादा अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। खैर, सीन अब प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि विष्णु अपने दोस्त कृष्णा को कॉल करके अपने घर बुलाता है। दरअसल ये दोनों साइंटिस्ट होते हैं और फिलहाल कृष्णा इसरो में काम कर रहा है। तब कृष्णा बड़े ही एरोगेंस में बोलता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ, तो प्लीज मेरा टाइम बर्बाद मत करना और मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए ही तुमसे बात करूंगा। तो अब विष्णु कृष्णा को एक डेट दिखाता है और वो डेट थी 21 दिसंबर 2012 और ये देखकर विष्णु कृष्णा से पूछता है कि इस डेट को क्या होने वाला था। तो कृष्णा जवाब देता है कि कुछ सिविलाइजेशन के मुताबिक इस डेट को हमारी दुनिया खत्म होने वाली थी। तो इस पर कृष्णा कहता है कि शायद उन्होंने गलत कैलकुलेशन किया होगा, इसलिए ये प्रलय टल गई। तो इस पर विष्णु कहता है कि ये प्रलय टली नहीं, बल्कि उसे रोका गया। फिर विष्णु पूछने लगता है कि तुम अनुनाकी के बारे में जानते हो? तो कृष्णा कहता है कि अनुनाकी बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन है जो स्पेस और टाइम कंट्रोल कर सकती हैं। तो अब विष्णु बताता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई गॉड नहीं, बल्कि एक एडवांस सिविलाइजेशन है। मतलब इस पूरे यूनिवर्स को एक एलियन चलाता है और उसी एलियन को अनुनाकी कहते हैं। हमारा यूनिवर्स एक कंप्यूटर द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम है जिसे अनुनाकी ने बनाया है और हम इस सिमुलेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं। मतलब हम भी एक प्रोग्राम ही हैं और थोड़ी देर बाद हमारे साथ क्या होगा ये सब कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है। तो ये सुनकर कृष्णा हंसने लगता है और कहता है कि तुमने कब से इस एलियन वाले कॉन्सेप्ट पर विश्वास करना शुरू कर दिया, और वो उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से उठकर जाने लगता है। पर तभी विष्णु अपनी आंखें बंद करता है और कृष्णा के सामने विष्णु और उसका एक क्लोन आ जाता है। मतलब कृष्णा के सामने उन दोनों का डुप्लीकेट आकर उससे बात करने लगता है। अब ये देखकर कृष्णा काफी ज्यादा शॉक में चले जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और ये देखकर उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। फिर विष्णु कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ी देर में बताने ही वाला था, लेकिन तुम जाने लगे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब इस पर कृष्णा पूछता है कि ये सब क्या है और ये लोग कौन थे। तो विष्णु उसे समझाता है कि हमारे दिमाग में 2 तरह के वर्ल्ड हैं,
एक है कॉन्शियस वर्ल्ड और दूसरा है सब कॉन्शियस वर्ल्ड। मतलब कॉन्शियस वर्ल्ड से हम प्रेजेंट में चल रहे हर एक काम को करते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस वर्ल्ड से हम अपने इमेजिनेशन में चले जाते हैं। लेकिन ये दोनों वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए जो हम सब कॉन्शियस वर्ल्ड में सोचते हैं वो रियल हो जाती है। और ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी एक बड़े कंप्यूटर से कनेक्टेड है और इसी को हम गॉड कहते हैं। और इस कंप्यूटर जैसे सिस्टम को बनाने वाला अनुनाकी ही है। और मजे की बात तो ये है कि हमारा दिमाग भी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसलिए मैंने जो सोचा वो तुम्हें दिखाई दिया और वो हम शक्ल मेरे इमेजिनेशन से बना हुआ था। तो अब कृष्णा ये सुनकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है और ये सब रियलिटी में पॉसिबल कैसे है। तो इस पर विष्णु कृष्णा को एक सीक्रेट लैब में ले जाता है और इसी लैब में विष्णु अपना सारा एक्सपेरिमेंट करता है। फिर विष्णु एक मशीन को दिखाते हुए कहता है कि ये एक ड्रिफ्टर है और इसी को यूज करके हम अपने ड्रीम वर्ल्ड में जा सकते हैं और अपने फ्यूचर और पास्ट को देख सकते हैं और इसीलिए मैंने इस मशीन को बनाया। दरअसल हमारी जिंदगी सबकॉन्शियस वर्ल्ड में पहले से ही प्लान हो चुकी होती है और अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक कर दिया तो तुम सिर्फ अपने पास्ट में ही नहीं बल्कि अपने फ्यूचर में भी जा सकते हो। फिर विष्णु बताने लगता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जैसी कोई चीज होती नहीं है और ये सब हमारे मन में ही होती हैं और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से किसी भी टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। और सबसे अलग बात यह है कि जब हम ड्रिफ्टर में होते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम उस मशीन में हैं और ऐसा लगता है कि हम असल जिंदगी जी रहे हैं। फिर वो बोलता है कि मैं ड्रिफ्टर में सिर्फ 10 मिनट के लिए गया था, लेकिन वहाँ मैंने अपनी पूरी लाइफ को एक्सपीरियंस कर लिया। लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी और जब मैं रियलिटी में वापस आया तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा नहीं था। इसलिए ये सारे एक्सपीरियंस विष्णु एक कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहता था। अब विष्णु कृष्णा को दिखाता है कि उसने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की मदद से एक कार को हवा में उठा लिया। मतलब विष्णु जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचता है वो रियलिटी में होने लगता है। फिर विष्णु कृष्णा को एक सूटकेस देता है और उसे कहता है कि जब तुम कार में बैठ जाओगे तब उसे खोलना और फिर कृष्णा वहाँ से चला जाता है और कार में बैठते ही वो सूटकेस ओपन करता है तो उसमें एक लेटर और एक सोल्यूशन बोतल होती है। तो कृष्णा उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है जिसमें विष्णु ने लिखा होता है कि जब वो ड्रिफ्टर बन रहा था तब उसने कल्कि नाम की एक असिस्टेंट की मदद ली थी, लेकिन जब मैंने ड्रिफ्टर ट्राई किया तो मेरे साथ वो भी ड्रिफ्टर में चला गया और अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से उसने अपना एक डुप्लीकेट बना लिया। और जब मैं ड्रिफ्टर से बाहर आया तो वो ड्रिफ्टर का ब्लूप्रिंट लेकर यहाँ से भाग जाता है और इसीलिए तुम्हें कल्कि को ढूंढ के मारना होगा और वो ब्लूप्रिंट डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। पर मैंने तुम्हें एक सोल्यूशन का बोतल दिया है, उसके बिना कोई ड्रिफ्टर नहीं बन सकता। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विष्णु अपनी बीवी और बच्चे के जाने के गम में करने जा रहा होता है, पर तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि कृष्णा के साथ उसकी बीवी लक्ष्मी होती है। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि असल में जो अभी कृष्णा बनकर आया था वही कल्कि है और उसने गलती से वो सोल्यूशन बोतल उसे दे दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जिसका नाम है पयासम और इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से एक इंसान नफरत की आग में जलकर घिनौने काम करने लगता है। खैर, एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें एक बूढ़े ब्राह्मण को दिखाया जाता है जिसका नाम है समानाधु। इसके बारे में बात करें तो इसका एक बेटा और एक बेटी है। बेटा शहर में रहकर जॉब करता है और बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही उसके पति मर जाते हैं और उसके बाद वो शादी नहीं करती। खैर, समानाधु का एक भतीजा भी होता है जिसका नाम है सुब्बा रायण और इसे गांव में सब सुब्बू नाम से बुलाते हैं और पूरे गांव वाले इसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये उस गांव के तरक्की के लिए बहुत कुछ करता है। और इसी बात से सुब्बू का चाचा यानी समानाधु इससे बहुत जलता है। समानाधु इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। खैर, ये मंदिर में पूजा करने जा रहा होता है पर तभी उसकी बीवी आ जाती है और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सुब्बू की तरफ जहां हमें दिखाया जाता है कि आज उसकी बेटी की शादी है। इस तरफ समानाधु अपनी बीवी से कहता है कि मैं उस शादी में नहीं जाऊंगा और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो सुब्बू और उनके बच्चों को देखना तक पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी उसकी बीवी समझाती है कि तुम सुब्बू से इतनी नफरत क्यों करते हो, वो तो अपने गांव के लिए कितना कुछ कर रहा है और उन्होंने तो हमारे बेटे की जॉब भी लगवा दी, फिर भी तुम उसे नफरत की नजर से देखते हो। अब यहाँ हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल
दरअसल इसकी बीवी मर चुकी है, लेकिन ये हर वक्त उसे इमेजिन करता रहता है और उससे बातें करता है। खैर, समानाधु फाइनली सुब्बू के घर चले जाता है, जहाँ उसके दोनों बच्चे उस पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि समानाधु वहाँ भी सुब्बू की बुराई करता है। पर तभी सुब्बू वहाँ पर आ जाता है और समानाधु को एक कोट गिफ्ट करता है ताकि वो शादी में अच्छा दिख सके। खैर, थोड़ी देर बाद शादी स्टार्ट हो जाती है और समानाधु शादी देखने बैठ जाता है। अब ये सोचने लगता है कि मेरी बेटी तो विधवा हो चुकी है, लेकिन सुब्बू अपने 7 बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से करता है और इस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। खैर, फिर शादी शुरू होती है और वहाँ सुब्बू आता है और उसके आते ही लोग समानाधु को पीछे धकेलने लगते हैं और इस बात से वो शादी से बाहर निकल आता है और बाहर बैठकर सोचने लगता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे सुब्बू की बदनामी हो। फिर उसे पास में ही खीर का पतीला दिखता है जिसे मेहमानों के लिए बनाया गया था और ये देखते ही समानाधु उस खीर के पतीले को जमीन पर गिरा देता है। पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। अब इस पर समानाधु कहता है कि खीर में कुछ कीड़े चले गए थे, इसलिए वो पतीला उल्टा देते हैं। लेकिन उसी वक्त समानाधु की बेटी वहाँ पर पहुँच जाती है और ये सब देखकर वो अपने पापा से सवाल करने लगती है, लेकिन समानाधु अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहा था और उसकी बेटी समझ जाती है कि ये सब इन्होंने जानबूझकर किया है और वो अपने बाप को देखकर कहती है कि पापा, मुझे आप पर घिन आती है। फिर सुब्बू समानाधु को दूल्हे और दुल्हन को अपना आशीर्वाद देने के लिए ले जाता है और तब उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के जरिए डायरेक्टर सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि एक इंसान नफरत की आग में जलकर कितने हद तक गिर जाता है। तो अब एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, जिसका नाम है पीस, और इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि इस एपिसोड की कहानी पीस यानी शांति पर बेस्ड है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है और उनमें से चेरन नाम का एक सिपाही खाना ढूंढने के लिए जंगलों में जाने लगता है। पर तभी इसे बॉर्डर के उस पार से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ देर बाद फायरिंग रुक जाती है और तभी वो देखता है कि एक बच्चा कैंप की तरफ भागा आ रहा है और इस बच्चे को नीलावन नाम का एक सिपाही देख लेता है और वो इस बच्चे को देखते ही उसे पकड़ लेता है। पर वो बच्चा बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मेरे भाई के पास जाने दो, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। तो इस पर वो सोल्जर कहता है कि अगर तुम अपनी जगह से हिले तो ये सब तुम्हें गोली से मार देंगे। लेकिन फिर भी वो सबसे छुपते छुपाते उस बच्चे को कैंप में लाता है। फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस पर वो बच्चा अपनी कहानी सुनाता है। दरअसल कुछ दिनों पहले कुछ सोल्जर्स ने इसके पिता को मार दिया और ये खबर सुनने के बाद इसकी माँ काफी ज्यादा टूट जाती है, इसलिए एक दिन वो कुएं में कूदकर अपनी जान ले लेती है और ये बच्चा और उसका भाई इस गांव को छोड़ देते हैं और वो अपनी नानी के घर जाने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि जब वो गांव छोड़ रहा था तब उन्हें उसका भाई नजर नहीं आया, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आता है। और इस बच्चे की कहानी सुनने के बाद नीलावन सोच लेता है कि वो इसके भाई को ढूंढेगा, लेकिन उसके चीफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि बॉर्डर के आगे बहुत सारे सोल्जर्स हैं और अगर तुम वहाँ गए तो वो लोग तुम्हें भी मार देंगे। तो चीफ के ऐसा कहते ही नीलावन अपनी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे इस बच्चे की तरह वो भी अपनी फैमिली से बिछड़ गया था। अब नीलावन की कहानी सुनने के बाद उसके चीफ भी ठान लेते हैं कि वो उस बच्चे के भाई को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। तो जैसे ही नीलावन उसके भाई को ढूंढने जाने वाला होता है तभी वो बच्चा नीलावन को एक डॉल देता है और कहता है कि जब आप मेरे भाई से मिलोगे तो वो आपके पास नहीं आएगा, पर उसे ये डॉल दिखाते ही वो आपके पास आ जाएगा। फिर नीलावन उसके भाई को ढूंढने निकल जाता है और सबसे छुपते छुपाते उस बच्चे के घर में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो वॉकी टॉकी के जरिए उस बच्चे से कहता है कि तुम्हारा घर तो पूरा खाली है। तो इस पर वो बच्चा कहता है कि एक बार आप अलमारी में देखिए, शायद वो वहाँ पर छिप गया हो। लेकिन जब नीलावन उस अलमारी को खोलता है तो वहाँ पर उसका भाई नहीं होता, पर तभी नीलावन को एक कुत्ते का बच्चा दिखता है और इसके बारे में वो उस बच्चे से पूछता है। तो वो बच्चा बोलता है कि वही तो मेरा भाई है, मैं उसी को तो ढूंढ रहा था। अब ये सुनने के बाद नीलावन उस बच्चे पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि इस कुत्ते की वजह से तुमने अपनी और मेरी जान को खतरे में डाल दी। खैर, फिर भी नीलावन उस कुत्ते के बच्चे को अपने साथ ले आता है, पर घर से निकलते ही उसे सिपाही घेर लेते हैं और उस पर गोलियों की बारिश होने लगती है। और इसी बीच एक गोली नीलावन के हाथ में लग जाती है और वो कुत्ते का बच्चा उसके हाथ से छूट जाता है और उसके हाथ से भी काफी ज्यादा खून निकल रहा था। फिर नीलावन को उस डॉल के बारे में याद आता है और वो अपने जेब से डॉल निकालकर उस कुत्ते के बच्चे को बुलाता है, लेकिन फिर भी वो नीलावन के पास नहीं आता। फिर बहुत देर तक फायरिंग चलने के बाद सोल्जर्स फायरिंग रोक देते हैं और फायरिंग रुकते ही वो उस कुत्ते के बच्चे को लेकर अपना हाथ ऊपर कर लेता है
और हाथ ऊपर करने से वो दूसरे सोल्जर्स को मैसेज देना चाहता था कि मैं शांति चाहता हूँ। खैर, ये देखते ही बाकी सोल्जर्स भी इन पर फायरिंग रोक देते हैं और नीलावन सही सलामत उस कुत्ते के साथ अपने कैंप में लौट जाता है। फिर कैंप पहुँचते ही वो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। फिर उसके दोस्त उसका इलाज करते हैं, पर तभी वो सोचता है कि उन सोल्जर्स ने मेरे ऊपर गोली नहीं चलाई, इसलिए उनको एक बार थैंक यू बोलना तो बनता है। तो वो किसी हाइट पर जाकर उन सभी सोल्जर्स को चिल्लाकर थैंक यू बोलता है। लेकिन इस आवाज को सुनकर उन सभी सोल्जर्स को लगता है कि ये उनके लिए खतरा है और तभी वो लोग नीलावन पर गोली चला देते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और नीलावन की मौत की खबर सुनते ही उनके चीफ भी उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं और ये सब कुछ वो बच्चा देख रहा होता है। लेकिन फिर भी वो अपने कुत्ते को लेकर वहाँ से भाग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर, 6th एपिसोड का नाम है रुद्रम और इस एपिसोड की कहानी में हमें इंसानों का गुस्सा दिखाया जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें गणेशन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक दुकानदार के पास कुछ बात करने आया होता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दुकानदार गणेशन से ब्याज पर पैसे लिया होता है और वो अपने पैसे मांगने के लिए इस दुकान पर आया होता है। लेकिन दुकानदार के पास पैसे न होने के कारण वो उनकी दुकान से ही पैसे छीन लेता है और जैसे ही वो पैसे लेकर जाने वाला होता ही है कि तभी अरुण नाम का एक लड़का आता है और वो इस आदमी के सर पर हथौड़े से वार करता है और गणेशन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक लेडी ऑफिसर गणेशन से मिलने के लिए अस्पताल आती है, पर तभी वो लेडी ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये आदमी कब तक ठीक होगा। पर तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि गणेशन अभी तक कोमा में ही है। अब इधर पुलिस अरुण को अरेस्ट कर लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ करने लगती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। सिर्फ इतना कहता है कि पहले उस आदमी को मरने दो, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा। पर तभी वहाँ पर वो लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है और वो जैसे ही उसे मारने जाने वाली होती ही है कि तभी एक लेडी कांस्टेबल उसे रोक लेती है, क्योंकि एक बार उसने ऐसे ही किसी आदमी को मार पीट के उसे अधमरा कर दिया था, जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। फिर अरुण बैठे बैठे अपने बीते हुए पलों को याद करने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके घर में उसकी बहन अंबू और उसकी माँ रहती थी और उसके पिता कुछ सालों पहले ही किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर लेते हैं, जिस वजह से अरुण की माँ दूसरों के घर में नौकरानी का काम करती है और अपने बच्चों की परवरिश उसी से करती है। खैर, अरुण को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, इसलिए जब कोई फुटबॉल खेलता तो वो गेम के बीच में ही खेलने लगता था। लेकिन वो लड़के अरुण को पसंद नहीं करते थे और बोलते थे कि पहले तुम जूते खरीदो फिर तुम हमारे साथ खेलना। पर अरुण के पास इतने पैसे नहीं होते और वो उदास चेहरा लेकर अपने घर आता है। पर तभी वो देखता है कि उसके घर की लाइट चली जाती है क्योंकि उसने घर का किराया नहीं दिया था। फिर दूसरे दिन अरुण अपनी माँ को कहता है कि तुम जहाँ काम करती हो वहाँ अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले लो। और यहाँ हम देखते हैं कि अरुण की माँ जहाँ काम करती थी वो गणेशन ही होता है जिसे अरुण ने मारा था। फिर शाम को जब वो घर लौटती है तो अपने साथ कुछ पैसे भी लाती है और ये देखकर अरुण काफी खुश हो जाता है। फिर वो तीनों मार्केट चले जाते हैं और वहाँ अरुण अपने लिए जूते खरीदता है और उसके बाद वो तीनों कुछ और शॉपिंग भी करने लगते हैं। फिर जब वो लोग घर आते हैं और जब सो जाते हैं तब अरुण अपनी माँ की आंखों में आंसू देखता है। खैर, कुछ दिनों बाद अरुण की फुटबॉल मैच होती है और वहाँ उसकी वजह से उसकी टीम जीत जाती है और जिससे उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो वो फौरन पैसे लेकर अपनी माँ को देने चला जाता है ताकि वो कर्ज चुका सके। फिर वो जैसे ही अपनी माँ के पास जाता है तो वो देखता है कि उसका ओनर यानी गणेशन उसकी माँ के साथ अकेले में होता है और ये देखकर अरुण काफी ज्यादा टूट जाता है और वहीं रोने लगता है। फिर वो वहाँ से लौट जाता है और वो ठान लेता है कि वो गणेशन को मार देगा। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आती है और एक पुलिस ऑफिसर अरुण को बताता है कि गणेशन अब मर चुका है। तो ये सुनते ही अरुण हंसने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो वहाँ बैठकर उस पुलिस ऑफिसर को सारी कहानी सुनाता है और तभी वहाँ पर वो लेडी ऑफिसर आती है, लेकिन उस पुलिस स्टेशन में अरुण नहीं होता। अब हमें यहाँ एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल वो लेडी पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि अरुण की बहन अंबू होती है। फिर तभी अरुण अंबू को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी माँ अस्पताल में एडमिट हो चुकी है, इसलिए वो जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन अंबू वहाँ जाने से मना कर देती है और वो अपनी माँ का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। अब सीन फिर से पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि अंबू स्कूल से अपने घर जा रही होती है, पर तभी रास्ते में उसका भाई दिख जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में था। फिर अंबू अपनी माँ के पास जाती है और वहाँ वो अपनी माँ को उस ओनर के साथ अकेले में देख लेती है और ये देखकर अंबू रोने लगती है और तभी वो ठान लेती है
कि वो अपने दम पर कुछ करेगी और उसी दिन वो अपना घर छोड़कर चली जाती है और खुद पढ़ाई करके एक पुलिस ऑफिसर बनती है। अब अरुण उसे समझाता है कि उस वक्त जो भी हमारी माँ ने किया वो हमारे लिए ही था, लेकिन अंबु उस हादसे को भूल नहीं पाती और फोन कट कर देती है। फिर वो पुलिस स्टेशन में बैठकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन अपनी माँ को देखने हॉस्पिटल नहीं जाती। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और इस एपिसोड की थीम है डर। मतलब इसमें आपको काफी ज्यादा थ्रिलर देखने को मिलेगा। खैर, एपिसोड की शुरुआत में हमें फारूक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के घर आया है ताकि वो उसकी पत्नी यानी वहीदा से कुछ पेपर्स पर साइन करवा सके। फिर वहीदा उन पेपर्स को साइड में रखकर फारूक को बैठने के लिए कहती है, पर तभी वहाँ फारूक एक बहुत सुंदर आर्ट वर्क को देखता है। फिर वो उस आर्ट वर्क के बारे में वहीदा को बताने लगता है कि कैसे इस पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। तो इस पर वहीदा फारूक से पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तो इस पर फारूक बताता है कि इस पेंटिंग के बारे में उसने अपने कॉलेज में पढ़ा था और वो कहता है कि मुझे भी ऐसी आर्ट वर्क बनाना बहुत पसंद है। तो इस पर वहीदा कहती है कि मेरे ऊपर वाला कमरा खाली है, तो क्या तुम अपना आर्ट वर्क हमें बनाकर दे सकते हो ताकि हम उसे वहाँ लगा सके। तो इस पर फारूक हाँ कर देता है। तो वहीदा फारूक को ऊपर ले जाने लगती है और जाते वक्त वो दोनों बातें करते हैं और तभी वहीदा बताती है कि उसे शायरी और कविता लिखना बहुत पसंद है। तो फारूक बोलता है कि आप एक कविता लिखकर मुझे दे दो और मैं उसी को अपने आर्ट वर्क में लाने की कोशिश करूंगा। पर तभी वहीदा का फोन बजता है और वो बात करने के लिए नीचे आ जाती है और फोन पर बात करते वक्त वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो फारूक के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन फारूक बातें घुमाने लगता है और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। फिर सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि वहीदा एक बड़े आदमी के घर पर काम कर रही होती है और उस आदमी का नाम है मेरेक केआर। दरअसल ये थोड़ा बीमार रहता है और इसका ख्याल रखने के लिए जफ्फर और वहीदा हमेशा इसके आसपास रहते हैं। लेकिन मेरेक केआर को वहीदा से प्यार हो जाता है और वो एक दिन वहीदा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वहीदा मना कर देती है और इन दोनों की ये हरकतें जफ्फर देख लेता है। खैर, थोड़ी देर बाद ये दोनों शादी करने का डिसीजन लेते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वहीदा का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड होता है और उसी के कहने पर वो मेरेक केआर के घर पर काम करती है। उनका प्लान था कि वो मेरेक केआर को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प लें और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बाद वो मेरेक केआर पर जादू टोना करके मारना चाहती थी। और इसी के लिए वहीदा एक जादूगर के पास जाती है और अपनी झूठी कहानी सुनाकर उस जादूगर को मना लेती है। अब वो जादूगर कहता है कि वो मेरेक केआर पर एक जिन्न को छोड़ेगा, पर अगर वहीदा की बात झूठ निकली तो वो जिन्न वहीदा को अपना शिकार बना लेगा और वो जिन्न तुम्हें बहुत ज्यादा तड़पाएगा। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जो फारूक बनकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि वही जिन्न होता है। फिर डर के मारे वहीदा अपने पति को कॉल करती है, लेकिन तभी उसका पीए बताता है कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है और ये सुनने के बाद वहीदा बहुत ज्यादा रोने लगती है। खैर, सीन फिर से पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि जादू टोना करने के बाद मेरेक केआर पर उसका असर शुरू हो जाता है और उसके साथ बहुत अजीब सी चीजें होने लगती हैं और थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और वो जिन्न वहीदा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहीदा कहती है कि मेरेक केआर को मारकर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वो ना जाने कितने मासूमों की प्रॉपर्टी को हड़प कर बैठा था और मैंने उस प्रॉपर्टी को लेकर सब लोगों में बांट दिया। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी वो जिन्न नहीं मानता और डर के मारे वहीदा चाकू से अपना गला काट लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर यहाँ हमें एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल मेरेक केआर को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, मगर वहीदा से शादी करने के बाद उसकी हालत और बिगड़ जाती है और इसी वक्त जफ्फर को घर में जादू टोना का कुछ सामान दिख जाता है और ये इसे लेकर मेरेक केआर को दिखा देता है और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। अब एक दिन वहीदा जफ्फर पर चोरी का इल्जाम लगाती है और ये सुनकर जफ्फर को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर उसकी मौत के बाद उसका बेटा आता है जो किसी दूसरे देश में रहकर पढ़ाई कर रहा था और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि फारूक ही होता है। मतलब अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वो वहाँ गया था और वो वहीदा को ऐसा दिखा रहा था कि वो वही जिन्न है। और एपिसोड की शुरुआत में हमें जो पेपर्स दिखाए गए थे जो फारूक लेकर आया था वो असल में एक सुसाइड नोट होता है जिसे फारूक ने वहीदा की हैंडराइटिंग को कॉपी करके लिखा था
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर, एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और इस एपिसोड में हमें करेज यानी हिम्मत के बारे में दिखाया जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें वेट्री नाम के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो किसी आतंकवादी पर बंदूक तान के खड़ा होता है। फिर सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मुथुलक्ष्मी नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी मंदिर में जाकर प्रार्थना करती है कि उसका पति जल्दी घर आ जाए। खैर, फिर सीन पास्ट में जाता है जहां हम देखते हैं कि वेट्री अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके पहली बार किसी मिशन पर आया है, जहां वो जंगल में आतंकवादियों को ढूंढ रहा होता है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो आतंकवादी नहीं मिलता, पर कुछ दूर पर उसे उस आतंकवादी का टेंट दिख जाता है। तभी वो लोग सोचते हैं कि ये सभी उनका यहीं पर इंतजार करेंगे। फिर कुछ देर बाद किसी के आने की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही ये लोग हथियार निकालते हैं तभी उनमें से एक आतंकवादी उनके टीम लीडर पर गोली चला देता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। फिर इसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है और क्योंकि वो वेट्री का फर्स्ट मिशन होता है इसलिए वो काफी ज्यादा डरने लगता है और पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। पर तभी वो हिम्मत जुटाकर जंगल के पीछे वाले रास्ते से जाता है, जहां उसे एक आतंकवादी दिख जाता है और वो उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो घायल होकर गिर जाता है। दरअसल ये आतंकवादी उन सभी का लीडर होता है। खैर, सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि मुथुलक्ष्मी रोज पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति के बारे में पूछती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वेट्री मुथुलक्ष्मी का हस्बैंड है। पर कुछ दिनों पहले जंगलों में फायरिंग हुई थी जिसमें सारे सोल्जर्स मारे गए, लेकिन उन सभी सोल्जर्स में वेट्री की लाश नहीं थी और मुथुलक्ष्मी को लगता है कि उसका पति अभी भी जिंदा है। फिर से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वेट्री उस आतंकवादी को जीप में बैठाकर अपने हेडक्वार्टर ले जाने लगता है। पर तभी रास्ते में उस आतंकवादी के पेट से काफी ज्यादा खून निकलने लगता है, तो वेट्री गाड़ी रोककर उसकी मरहम पट्टी करने लगता है और फिर आगे निकल जाता है। पर तभी कुछ दूरी पर उसे इस आतंकवादी के कुछ साथी दिख जाते हैं, लेकिन वेट्री किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखता है कि खून ज्यादा बह जाने के कारण वो आतंकवादी बेहोश हो गया है। फिर वेट्री उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो डॉक्टर को बुलाने जाता है, पर जैसे ही वो वापस आता है तो उस गाड़ी में वो आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जमीन पर उसके खून की बूंदें गिरी होती हैं, जिन्हें फॉलो करके वेट्री एक कमरे तक पहुंच जाता है जहां वो आतंकवादी कुछ दवाइयां ले रहा था। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वेट्री उसे देख लेता है और अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन ये देखकर वो आतंकवादी कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। फिर भी वेट्री अपनी हिम्मत जुटाकर गोली चलाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आतंकवादी वहां से भाग जाता है और उसके साथी उसे जंगल में ले जाने लगते हैं। फिर उसके पीछे पीछे वेट्री भी जाता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि तुम्हारी मौत मेरी गोली से ही लिखी है। और इसी के साथ एपिसोड 8 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर, एपिसोड 9 की कहानी में हमें प्यार के बारे में दिखाया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। दरअसल कहानी में हमें कमल नाम के एक म्यूजिशियन को दिखाया जाता है, जिसे म्यूजिक से काफी ज्यादा प्यार होता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती उसका साथ नहीं छोड़ती। वो 3 फिल्मों के लिए गाना गा चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके गाने काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तभी हमें नेत्रा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसे खुद कमल का एक फ्रेंड रिकमेंड करता है। दरअसल नेत्रा भी म्यूजिशियन बनना चाहती है। अब इन दोनों की दोस्ती होती है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। पर कमल का प्लान होता है कि वो 5 सालों के लिए लंदन चले जाए और वहां जाकर अपना करियर बनाए, और इसके लिए नेत्रा भी राजी हो जाती है। फिर कमल 5 सालों के लिए लंदन चला जाता है। खैर, अब कहानी हमें 5 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि कमल अब इंडिया आ रहा है और एयरपोर्ट पर लैंड करते ही सबसे पहले वो नेत्रा से मिलने जाता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप किसी सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।